जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वर्तमान समय में अगर महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो बिल्कुल पुरुष के पैरेलली वो भी चल रही हैं। जिन काम को पुरुष करने में रिस्पॉन्सिबल है, मेल पर्सन करने में रिस्पॉन्सिबल है, सेम उसी काम को महिलाएं भी अपना योगदान दे रही हैं और जस्ट उनके पैरेलली क्या कर रही हैं, काम को कर रही हैं। ऐसा आप सभी लोग अपने समाज में आसपास में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन हम समाज के उस तबके से ज़रा पूछना चाहते हैं कि भैया एक बात बताओ, तुम आज भी अपने यहाँ की बच्चियों को वो खिचड़ी खाने वाले स्कूल में क्यों पढ़ा दे रहे हो? तो आप कहोगे सर वो सरकारी स्कूल है, उसमें क्या दिक्कत है? तो हम ये भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि फिर अपने यहाँ के बच्चों को आप अच्छी स्कूल जो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड के कॉलेज या फिर स्कूल्स होते हैं, आप उसमें उसका नाम क्यों लिखवा रहे हो? आप अपने बच्ची को तो वहाँ लिखवा रहे हो, जबकि अपने बच्चे को जो है आप किसी दूसरे कॉलेज या फिर स्कूल में नाम लिखवा रहे हो। ऐसा क्यों? हम उस समाज के निम्न तबके से या फिर उस समाज से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो आप लोगों अक्सर कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मान्यताएं हैं कि बच्चियां हैं, ये एक अवस्था तक पहुंचेंगी फिर इनका शादी हो जाएगा, देन आफ्टर क्या होगा कि हमसे इनसे बहुत लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। जबकि जो बच्चे होते हैं वो हमारी जनरेशन को क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा लोग करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि भैया ये जो भावना लेके आप चल रहे हो ये बिल्कुल भी गलत है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को सेम एकदम पैरेलली उनको लेके चलो। जो काम अपने बच्चे को आप दे रहे हो वही सेम काम अपनी बच्ची को भी दो। सेम स्कूल में पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा उसको भी प्रोवाइड करो। हो सकता है कि आपके बुढ़ापे में आपका बच्चा ना काम आए लेकिन आपकी बच्ची काम आ जाए, और ऐसा बहुत जगह देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, आजकल बहुत सारे बच्चे ब्याह करने के बाद लेकर कहीं चल देते हैं और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बच्चियां ही फ़ोन करके अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से क्या करती हैं, टॉकिंग करती हैं कि आपकी स्थिति क्या है। बच्चे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो ये पूरा वीडियो है यह इसी पे बेस्ड है। क्या है, आप लोगों ने शुरुआत में क्या देखा होगा, कुछ कटिंग्स देखा होगा न्यूज़पेपर का, है ना। उसमें क्या लिखा था, सुप्रीम कोर्ट लिखा होगा और उससे रिलेटेड एक अनमैरिड वुमेन थी। अनमैरिड वुमेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि साहब हम अविवाहित हैं, लेकिन हम जो है हमारा जो है हम प्रेगनेंसी के केस में हैं। अब अक्सर अविवाहित है और वो प्रेगनेंसी है, इसका मतलब ये है कि आजकल जो है एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि ब्याह करने से पहले जो होता है वो पार्टनरशिप में रहता है, रिलेशनशिप जिसको आप लोग कहते हैं। बात समझ रहे हो? और उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी तक वो पहुंच जाते हैं क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि भाई बॉन्डिंग ठीक ठाक हो गया तो आगे चल के ब्याह कर लेगा। लेकिन हुआ क्या कि अब उस महिला को उस पुरुष ने क्या किया, छोड़ दिया। बोला भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो अब वो महिला गई सुप्रीम कोर्ट में, बोली कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हमें जो है गर्भपात अर्थात एबॉर्शन करवाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया एक बात है, हमारे यहाँ पे जो एबॉर्शन का रूल है, हमारे यहाँ पे जो महिलाओं से संबंधित गर्भपात का रूल है, कानून है, वह है एमटीपी एक्ट 1971। और इस एमटीपी एक्ट 1971 में कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि यह अनमैरिड भी गर्भपात करा सकते हैं लीगली, कानूनी तौर से। बात समझ रहे हो? ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कहा तुम टेंशन ना लो, ये बात ठीक ठाक है क्योंकि महिलाओं की स्थिति हम सुधारना चाहते हैं समाज में, तो इसके लिए हम आगे विचार करेंगे और कानून में इस एमटीपी एक्ट में कुछ संशोधन करके हम आपके लिए भी इसमें कुछ प्रावधान डालेंगे। इसलिए जो है यह एमटीपी एक्ट 1971 बहुत चर्चे में आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि यह जो टोटली हमारा एमटीपी एक्ट 1971 है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस यहाँ से एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को हमने क्या किया है, अलग अलग पार्टों में बांट दिया। क्या क्या किया भैया हमने ये आपको बताया कि भैया ये चर्चा में क्यों आया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यह एमटीपी एक्ट 1971 चर्चा में क्यों आ गया।
दूसरा इसका जो सेगमेंट होगा वह होगा कि यह एमटीपी एक्ट 1971 क्या है, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, किस अवस्था तक, किस एज तक जो है एक तरीके से कह सकते हैं भ्रूण को हम जो है गर्भपात करा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ इतिहास में भी देखेंगे कि इतिहास में सर कुछ रूल था कि बिना रूले सब कुछ चल रहा था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कंक्लूजन पे कि इससे हम लोगों ने क्या सीखा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चंस यहाँ से हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है हमारी चर्चा होगी कि यह चर्चा में क्यों आया। तो चर्चा में क्यों आया यह बात आपको पेपर कटिंग से समझ में आ गई। ठीक है, पेपर कटिंग से समझ में आई। वही अनमैरिड अविवाहित महिला जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, पहले वो पार्टनरशिप में रहते थे दोनों लोग, बात समझ रहे हो, और वो जब प्रेगनेंसी के केस में पहुंचे तो उसका पार्टनर वह छोड़ दिया तो ये गई सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, सरकार आप कुछ कर दीजिए, हम गर्भपात कराना चाहते हैं और अविवाहित हैं। तो वह सोचने लगा अरे यार अविवाहित हो ये भी दिक्कत है, अगर आज मान लो एबॉर्शन नहीं होता है तो हो सकता है कि कुछ ये लड़की गलत कदम उठाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है अब इस पे नया कानून बनाने के लिए जो है विचार संसद में दिया कि भैया तुम लोग इसके बारे में कुछ सोचो, नया कानून बनाओ, ये ज़रूरी है। अच्छा, इसलिए सर चर्चा में आ गया। चर्चा में जब आया तो 2 जस्टिस हैं भैया, जो एक तरीके से न्यायाधीश हम कह सकते हैं उनको, उनका नाम याद रखना आप, कौन कौन से। एक है आपके DY चंद्रचूड़, एक है इनका नाम है DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, और एक और व्यक्ति हैं, एक और जस्टिस साहब हैं, ये बड़े फेमस हैं, अभी बताता हूँ क्यों, पारदीवाला। अब आप कहोगे हाँ सर इनका नाम तो सुना था, एकदम जस्ट आपने सुना होगा, किस वाले न्यूज़ में, नुपुर शर्मा वाले केस में जस्टिस पारदीवाला को लोग ट्रोल बहुत कर रहे थे। अब ट्रोलिंग क्यों कर रहे थे वो अलग का मैटर है, तो हम कभी उसके बारे में डिस्कशन आप सभी से करेंगे। तो इन दोनों की बेंच ने क्या किया, उस लड़के के बारे में सुनवाई किया और अपनी तरफ से डिसीजन दिया कि ये जो है कुछ कानून हम लोग इस पर बनाएंगे, संसद बनाएगा और फिर ये लोग क्या करेंगे, उसका प्रोटेक्शन एक तरीके से करेंगे। तो इन दोनों का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने एक बात और कहा है, इन्होंने कहा कि पति नाम का शब्द जो है संविधान में उल्लेखित है। जैसे मान लो कि ब्याह हो गया तो पति रहेगा, पत्नी रहेगी, तो ये दोनों ब्याह होगा तो प्रेगनेंसी के केस में पहुंचेंगे तो एबॉर्शन की समस्या वहां पे आ सकती है, तो वो चीज़ आगे मैटर बढ़ता हमारा। लेकिन आजकल पार्टनरशिप वाला भी एक ट्रेंडिंग बड़ा तगड़ा चल गया है कि ब्याह से पहले पार्टनरशिप में रहता है, और प्रेगनेंसी के केस वाली भी समस्याएं आजकल समाज में महिलाओं के साथ देखने को मिल रही है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ भी मतलब कि उन्होंने कहा कि भैया पार्टनर शब्द भी यहाँ पे कुछ जोड़ो, क्योंकि आजकल ये मैटर भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यह एमटीपी एक्ट 1971 चर्चा में क्यों आया है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि यह एमटीपी एक्ट 1971 आखिरकार है क्या। देखिए यह एमटीपी एक्ट जो 1971 है यह गर्भपात से संबंधित है। गर्भपात से क्या है, संबंधित है। गर्भपात का मतलब वही एबॉर्शन, कुछ बच्चों को भैया अंग्रेजी वाले होंगे, एबॉर्शन, एबॉर्शन से संबंधित है अर्थात गर्भपात। अच्छा, दूसरी बात सर गर्भपात तो कब करा सकते हैं, कब तक करा सकते हैं, ये बात आप लोग नोट करो। तो इन्होंने कहा था कि 20 सप्ताह 20 वीक, जब इनिशियली ये कानून बना 1971 में, तो उसके कानून में यह उल्लेखित था कि कोई भी महिला चिकित्सकों के देख रेख में 20 सप्ताह तक का अगर कोई भ्रूण है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसका वो क्या करा सकती है, एबॉर्शन करा सकती है। ठीक, फिर क्या हुआ, 2021 में एक संशोधन हुआ। इसमें 2021 में क्या हुआ, संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट इसमें और जोड़ा गया भैया, संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक, मतलब कि इसका और लिमिटेशन बढ़ा दिया गया कि 20 से 24 सप्ताह तक के बच्चा जो है, जिसके पेट में, महिलाओं के पेट में जो बच्चा है, उसका भी हम लोग एबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे कंडीशंस जोड़ दी गई। जैसे कंडीशन सुनो, इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला किसी रेप वाले केस से जो है ऐसा पाया जाता है, तो 2 चिकित्सकों के देख रेख में जो है इसका एबॉर्शन कराया जा सकता है। बात समझिए आप, मतलब कि
पहली बात आप समझिए कि कोई रेप वाला केस है, अर्थात कोई बलात्कार वाला केस है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। दूसरा केस, इन्होंने कहा कि अगर कोई महिला मानसिक रूप से समस्या ग्रसित है तब भी जो है वह 24 सप्ताह तक 2 चिकित्सकों की देखरेख में एबॉर्शन करा सकती है। बात समझ रहे हैं आप? मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर उसको कोई समस्या है, बॉडी प्रॉब्लम्स हैं उसको, तब भी जो है वो करा सकती है। भ्रूण से रिलेटेड कोई समस्या है, भ्रूण का मतलब आप समझते हैं? भ्रूण का मतलब ये है कि बच्चा जो पेट में है उसमें कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है। डिसऑर्डर का मतलब हो सकता है कि आँख कान नाक कुछ बनने में समस्या हो गई है, तो डॉक्टर्स बताते हैं, तो उस केस में भी डॉक्टर जो है सलाह देंगे, तो ऐसा वो करा सकती है। और क्या हो सकता है? यौन संबंधित जो अगर समस्याएं हैं तब भी वो करा सकती है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस जोड़ दी गई कि अगर ये सारी कंडीशंस डॉक्टर्स के देखरेख में कुछ फुलफिल होता है तो आप 20 सप्ताह से, मतलब 20 सप्ताह से ये चीज़ आगे बढ़ा करके 24 सप्ताह तक की भ्रूण को आप जो है करा सकते हैं। ऐसा कुछ था। बात समझ गए कि नहीं आप? मैंने क्या बताया? MTP एक्ट 1971 क्या है? यह गर्भपात से संबंधित भारत में कानून है। ठीक है, यह कानून क्या कहता है कि 20 सप्ताह तक का जो गर्भ है, मतलब कि जो किसी भी महिला के पेट में जो पल रहा बच्चा है, उसको गर्भपात अर्थात एबॉर्शन कराया जा सकता है चिकित्सकों की देखरेख में। ऐसे नहीं चले गए और काम करवा दिए तुम, नहीं, चिकित्सक जो है अपना वो सलाह पूरी तरीके से देगा। 2021 में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। क्या बोला गया कि 20 सप्ताह से ये चीज़ आगे बढ़ा करके 24 सप्ताह तक कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी केसेस हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। रेप हो गया, मानसिक समस्या हो गई, शारीरिक समस्या हो गई, भ्रूण की समस्या हो गई, यौन की समस्या हो गई और युवा अवस्था की समस्या हो गई। अविवाह मतलब कि अबालिक कह सकते हैं आप। अबालिक मतलब कि उसकी एज नहीं है लेकिन उससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उस केस में भी ये सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं। इतनी बात आप MTP एक्ट 1971 के बारे में याद रखो। और एक बात याद रखना, यह कानून भारत में सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए था। किसके लिए? विवाहित महिला के लिए, मतलब जौने का ब्याह हो गया है सिर्फ उसी के लिए अप्लाई होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, हाँ, यह अविवाहित महिला के लिए नहीं है, यह अविवाहित महिला का जिक्र नहीं करता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भैया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग ले लो। चलिए हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग को, हाँ सर, अब हमें जो है MTP एक्ट 1971 के बारे में कुछ जानकारी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सर ये जानकारी मुझे मिल गई, अब ये बताइए कि इसका इतिहास क्या है। आइए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी हम लोग समझते हैं, इतिहास समझते हैं। इतिहास में दोस्त अगर देखोगे तो ये जो 1971 में जो ये कानून लाया गया गर्भपात से एबॉर्शन से संबंधित, तो इससे पहले सर क्या कोई कानून था? इससे पहले कोई कानून था? तो आप कहना नहीं, इससे पहले कोई भी कानून नहीं था भारत में गर्भपात से संबंधित। तो सर अगर उस समय कोई गर्भपात कराता तो, अगर उस समय कोई गर्भपात कराता तो IPC इंडियन पिनल कोड जो है उसको मिनिमम भैया 3 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान था। अगर आप ये करते हुए पाए गए, एबॉर्शन करवाते हुए आप पाए जाते हैं, तो आपको 3 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। किसी भी महिला के लिए, हर महिला के लिए सब चीज़ अप्लाई था 1971 से पहले। ठीक है, अच्छा फिर सर ये 1971 में ये क्यों ला दिया गया? ये इसलिए ला दिया गया क्योंकि समाज में महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी, तो सरकार ने सोचा कि नहीं यार, इस पे कुछ कानून बनाए जाना उचित होगा, क्योंकि महिलाओं के साथ ये सब नॉर्मली हो सकता है। तो इसमें क्या किया गया, एक शांतिलाल, इस कमेटी का नाम याद रखना, शांतिलाल कमेटी, शांतिलाल कमेटी का गठन किया गया। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शांतिलाल कमेटी का संबंध किससे है?
तो आप बताना कि ये किससे है, एबॉर्शन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। शांतिलाल कमेटी में शांतिलाल साहब जो थे, इनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि साहब आप एक काम करिए, आप जो है इसके बारे में थोड़ा विचार करिए, डेटा कलेक्ट करिए कि क्या क्या समस्याएं महिलाओं को देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, एबॉर्शन से संबंधित जो है समस्याएं महिलाओं में है और हम आपको जो है एक डेटा देते हैं, आप इस पर कानून बनाइए, संसद बनाए कानून इस पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया कानून बनाओ, और शांतिलाल कमेटी की सुझाव से, किसकी सुझाव से, सुझाव, किसकी सुझाव, शांतिलाल कमेटी की, इन्होंने कहा कि कानून बनाइए। तो लोकसभा राज्यसभा से वहाँ से पास होता है, और पास होने के बाद 1971 में आज जो ये कानून है, ये जो कानून है 1971 वाला, इसको बनाया गया। ठीक, इतिहास में शांतिलाल कमेटी ने क्या किया, 1971 में ये जो आज के डेट में पर ये बनाया गया। और एक बात और याद रखना कि 1972 में ये पूरे भारत में लागू किया गया, 1972 में ये पूरे भारत में लागू किया गया। लेकिन एक राज्य को, उस समय राज्य हुआ करता था JNK, जम्मू कश्मीर वाला, इसको छोड़कर सिर्फ इस पे नहीं अप्लाई किया गया था, बाकी हर राज्यों पे, इसको हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश पे जो है 1972 में इस कानून को अप्लाई कर दिया गया था। इतिहास में आपने क्या समझा, 1971 से पहले कोई रूल नहीं था एबॉर्शन से रिलेटेड, गर्भाशय से संबंधित जो है, मतलब कि एबॉर्शन से संबंधित इसमें कोई रूल नहीं था। क्या था कि सर उस समय अगर कोई भी एबॉर्शन करवाता तो 3 साल की सज़ा और मिनिमम उसको जुर्माना देना पड़ता। लेकिन 1971 में शांतिलाल कमेटी की सुझाव से एक कानून बनाया गया गर्भपात से संबंधित, जिसको हम कहते हैं शांतिलाल कमेटी, और ये चीज़ आज हमारा निकल के आता है MTP एक्ट 1971। तो ये रहा इसका इतिहास। तो आप लोगों ने इतिहास समझा। अब आइए हम लोग समझते हैं इसके कंक्लूजन पे कि सर हमने एक्चुअली इसमें सीखा क्या और कितने क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं भाई। देखो, निष्कर्ष कुल टोटली अगर निष्कर्ष को देखा जाए तो ये निकला कि सर ये जो गर्भपात से संबंधित जो भारत में कानून है ये ठीक ठाक है, क्योंकि महिलाओं के साथ ऐसी समस्या देखने को मिल जाता है, तो ये कानून है तो भैया ठीक ठाक है। अब एक चीज़ आप समझो ज़रा कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। गर्भपात देखो, कुछ लोग लीगल तरीके से करवाते हैं, कुछ लोग इलीगल भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे पेट में पलने वाला, जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि हमारे पेट में जो पलने वाला वो बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है। लड़कों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। हमने बताया ना, बहुत सारे घरों पे हम खुद देखे हैं, कोई लड़की पैदा होगी तो खखरावा वाला लड्डू बांट देगी, बात समझ रहे हो, और लड़का पैदा होगा तो क्या करेगा, बढ़िया एकदम छेना ला के वितरित करता है। ऐसा हमने खुद ऑब्जर्व किया है, आसपास में हमने देखा है, बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप बच्चियों से जो है खुश हो, आप बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसमें भैया हम लोगों को क्या करना चाहिए कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेम व्यवहार बच्ची के साथ और बच्चे के साथ करना चाहिए। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, एक होता है सेक्स रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब ये होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है। यही चीज़ जो है क्या बताता है, लिंगानुपात को बताता है। बात समझ रहे हो कि नहीं आप, यही जो है लिंगानुपात को दर्शाता है। आपको दोस्त मैं बताना चाहूँगा कि 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे, केरल में। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। हरियाणा में दोस्त आप देखोगे तो यहाँ का रेशियो है 879 करके होता है, 879, बात समझ रहे हैं। तो हरियाणा का आप जब रेशियो देखोगे तो हरियाणा के रेशियो में आपको मिलेगा कि 879 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष हैं, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये है। आप इस बात को समझ पा रहे हो। इस बात का मतलब ये है कि सर 879 हैं, तो 879 में आप सोचो कि महिलाएं अभी तो बच गई ना भाई, मतलब पुरुष तो ज़्यादा हो गए। तो ये जो महिलाएं इसको अटैच नहीं कर पा रही हैं, तो इससे क्या होगा,
इससे समाज में एक डिसऑर्डर फैलता है। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? अब जैसे 5 पुरुष हैं तो 5 महिला रहेगी तो ब्याह हो जाएगा। अब मान लो महिला कम है, पुरुष ज़्यादा है, तो बाकी जो 4 ठो रड़ुआ टाइप के घूमेंगे वो सब क्या करेंगे? बात समझ रहे हो? ऐसे में क्या हो सकता है कि दुष्कर्म के मामले, यौन संबंधित मामले, बात समझ रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें जो है हमें समाज में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो को ठीक ठाक मैनेज अच्छे से किया जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये रहा टोटली आपका वीडियो कि MTP एक्ट 1971 चर्चा में क्यों आया था, इसका इतिहास क्या है, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, क्वेश्चंस जैसा कि मैंने कहा कि आप एक एक क्वेश्चंस को यहाँ से निकाल सकते हो। MTP एक्ट 1971 क्या है, यह किससे संबंधित है, शांतिलाल कमेटी है ये किससे संबंधित है, बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।